मैं राकेश कुमार झा आप सभी का अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कक्षा से 7 के भूगोल का चैप्टर 8। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें आज हम जानेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। सबसे पहले एक शब्द है अन्योन्य क्रिया, इसको समझते हैं। अन्योन्य मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, और क्रिया मतलब ऐसी एक्टिविटी या फिर क्रिया जो काम है, एक ऐसा काम जो एक दूसरे पर प्रभाव डालता हो। तो इस तरह के काम को हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। उष्णकटिबंधीय की अगर बात करें तो उष्णकटिबंध जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच विषुवत है लगभग, और 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर वृत्त है। इसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। और उपोष्ण का मतलब क्या होता है कि उष्णकटिबंध से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक अवश्य करें और अंत तक वीडियो अवश्य देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी, यानी कि बहुत खुश थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। वन्य जीव मतलब जंगली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, यानी कि जंगली जीवन से रिलेटेड वो फोटोग्राफी करते थे। बहुत यात्रा करते, बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि यानी कि उसका इंटरेस्ट वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से यानी कि नेचर से रिलेटेड पुस्तकों से उनका परिचय कराया, यानी कि उस किताब को दिया। इसलिए कहते हैं कि पुस्तक जो है ना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुस्तक ही आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जिज्ञासा बोले तो और कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। कोई चीज़ से आप अगर जानते हो तो उसके बारे में आपको और जानने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती है, यानी कि उनकी अपनी भाषा जो जिसको मातृभाषा कहते हैं, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो होता है, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो उसे सबसे पहले वो लैंग्वेज सिखाइए और उसके बाद उसे कहानी की किताब दीजिए उसी भाषा में। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। जब जानने की इच्छा उत्पन्न होगी तो उसको पढ़ाना आसान हो जाएगा। अदरवाइज शिक्षक को कुछ न कुछ बीच बीच में ऐसी कहानी सुनाते रहना चाहिए जिससे कि उसके अंदर जानने की इच्छा हो कि आखिर इसके बाद क्या हुआ होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें क्या होता है। तो इस तरीके से हमें कहानी के माध्यम से अपने बच्चों के मानसिक विकास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुस्तकों से परिचय कराया। दूरस्थ मतलब दूर में स्थित, भूस्थल जमीन एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। यानी कि दूर में रहने वाले जो लोग होते हैं और वहाँ की ज़मीन होती है, वहाँ की जलवायु होती है, वो हमेशा उसे आकर्षित करती थी। किसे? रेणुका को। और आप लोगों को भी आकर्षित कर सकती है। जैसे कि आप इस चित्र में आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो है ना ठंडे प्रदेश के लोग हैं, जबकि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उष्णकटिबंध के क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह के अलग अलग लोग हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न रेणुका की जगह पे आप अपने आप को यहाँ पे
एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं। शुष्क मतलब सूखे हुए रेगिस्तान से, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है उसको शुष्क रेगिस्तान कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे पानी की मात्रा ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है उसको हम शुष्क रेगिस्तान कहते हैं। कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। गर्म और नम मतलब नमी वाले मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा रहती हो हवा में। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं कैसी हैं, हमारे समान ही हैं। ऐसा उसके चाचा ने कहा। कौन? श्रीकांत चाचा ने। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब देखिए अब ये वाले चैप्टर और इससे आगे के चैप्टर में आप अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में, के जीवन के बारे में जानेंगे। अब देखिए अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखते जरा। देखिए ये वाला जो आपको हरा वाला क्षेत्र है, जितने भी हरे प्रदेश हैं, ये पूरा का पूरा अमेजन बेसिन है। अब इसकी ले जाना एक रोचक कहानी है, उसको जानेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग जो होते हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। यानी कि अब इसको इस तरीके से समझिए कि ये है और इसमें भूमध्य रेखा यानी कि लगभग बीचों बीच 0 डिग्री, तो यहाँ से 10 डिग्री उत्तर और यहाँ से 10 डिग्री दक्षिण कि ये जो प्रदेश है ये वाला, ये कहलाता है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक पहुंचती है। ये देखिए पश्चिम में इस तरीके से यहाँ की नदियाँ अधिकतर जो है इधर गिरती हैं अंध महासागर में। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे एक बात, आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं कि आखिर इसका नाम कैसे अमेजन पड़ा। जब स्पेन के अन्वेषक मतलब खोज करने वाले, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया यानी कि हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इसी अमेजोन्स के नाम पे उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया अमेजन। उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। यह नदी बेसिन जो है ना, यानी कि अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग जैसे कि पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है, यानी कि यहीं पे ये बहती है। अब
ये जो है ना, आप एटलस की सहायता से या आप स्वयं करके मुझे कमेंट में अवश्य बताएंगे। इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बताइए जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि ब्राज़ील में जो अमेजन बेसिन है, वहाँ से जो देश, ऐसे देश जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, ऐसे देशों के नाम बताने हैं, जिसमें कि एक नाम यह हो सकता है इक्वाडोर, और बाकी के नाम को आप ढूंढ के एटलस के सहायता से आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं सहायक नदियाँ क्या होती है। यह छोटी नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यानी कि सहायक नदियाँ क्या होते हैं, जो छोटी नदियाँ हों मुख्य नदी में मिलती हैं, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह क्या कहलाता है, उसका बेसिन कहलाता है। यानी कि वो पूरा जो क्षेत्र होता है वो बेसिन कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में पानी बहाती है, बहा कर ले जाती है इस क्षेत्र से, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, ये क्या कहलाएगा, अमेजन बेसिन कहलाएगा। यानी बेसिन कहलाएगा। और अमेजन के इसकी मुख्य नदी है तो इसलिए इसका नाम अमेजन बेसिन पड़ा। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु यानी कि नमी वाली जलवायु रहती है यहाँ पे। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कभी सूखती ही नहीं है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से, यानी कि जितनी गर्मी दिन में होगी उतनी ही रात में नमी होगी। गर्म और आर्द्र मतलब जलवाष्प की मात्रा का होना। तो जलवाष्प की मात्रा हवा में उतनी ही ज़्यादा रहती है। शरीर में जब जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी तो शरीर में क्या महसूस होगा, चिपचिपाहट। तो चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, लगभग प्रतिदिन। यानी कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो जिसमें वर्षा ना होती है। यानी कि बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जिसमें वर्षा ना हो। लगभग पूरे दिन वर्षा होती है, वो भी कि ना बिना किसी पूर्व चेतावनी के। अब कहोगे चेतावनी तो हमें भी नहीं मिलती है, हमारे तरफ होती है। बिल्कुल मिलती है हमें। बादल घिरता है तो ये एक तरीके से क्या है, चेतावनी ही है। धूप गायब हो जाती है तो ये क्या है, ये एक तरीके से चेतावनी है। लेकिन इस प्रदेश में ऐसी कोई चेतावनी नहीं होती। धूप है और कब बारिश होना शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिन का तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आर्द्रता बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि हवा में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन अभी भी हवा में जलवाष्प की मात्रा यानी कि जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं वो बहुत अधिक होती है। अब हम लोग बात करेंगे वर्षावन के बारे में। इन प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन यानी कि घना वन उग जाता है यहाँ पे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए अमेजन वन का ये चित्र है, ये वाला। तो अमेजन यहाँ पे इस तरीके से घन हो जाते हैं। वन इतने घने होते हैं यानी कि इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत जैसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक यानी कि ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित यानी कि यहाँ की भूमि पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ती और नमी होती है, यानी कि यहाँ का पानी बिल्कुल ही नहीं सूखता है। यहाँ केवल वही वनस्पति यानी कि वही छोटे छोटे पेड़ पौधे पनप सकती है जो छाया में बढ़ने की जिसमें क्षमता हो। यहाँ पे
परजीवी पौधे के रूप में, परजीवी मतलब क्या होता है, जो दूसरे के सहारे अपना भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे पौधे के रूप में आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होता है। अब यहाँ पे फिर देखिए ब्रोमीलाइड के बारे में आपको एक विशेष जानकारी दी गई है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, यानी कि इकट्ठा रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करके अंडा देते हैं, यानी कि अंडा देने का काम ये उसी में के सहारे करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, वर्षा वन में, अमेजन के वर्षा वन में। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता है, यानी कि अलग अलग तरह के प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ, पक्षती मतलब पंखों वाले मकाओ, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले अलग अलग तरह के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्राणियों की अगर बात करें तो बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। टैपीर की यह फोटो आप देख सकते हैं, यह टैपीर है। ये इसका जो है चींटी सबसे पसंदीदा भोजन है, चींटी ये खाते हैं। सांप एवं सरीसृप, सरीसृप क्या होता है, सरीसृप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा सरीसृप, सरी देखिए सरी और सृप, ये री, सरीसृप। तो सरीसृप क्या होता है, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। तो इन वनों में ऐसे जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मगर यानी कि मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ जैसी कुछ ऐसी ही प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं, यानी कि रहते हैं। मांस खाने वाली मछली है जिसका नाम है पिरानिया मत्स्य समेत कई सारी मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्षा वन के निवासियों की। यहाँ के लोग छोटे से वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, पुरुष का मुख्य काम क्या है, शिकार करना और मछली पकड़ना, जबकि महिलाएं फसलों पर ध्यान रखती है, यानी कि फसलों का उत्पादन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से महिलाओं के जिम्मे होता है। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास यानी कि अनानास, जिसको पाइनएप्पल आप लोग कहते हैं, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कभी मछली मिल भी सकती है, कभी नहीं भी मिल सकती है, कभी कोई जानवर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे में महिलाएं के द्वारा उगाई गई साग सब्जी जो होते हैं उसी से परिवार का भरण पोषण करती है। वो क्या करते हैं, वो एक कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति। कर्तन और दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कर्तन और दहन पद्धति होती क्या है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान सबसे पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर जमीन को साफ करते हैं, फिर उन्हीं वृक्षों और झाड़ियों को जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व जो होता है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। 2, 3, 4 जब तक उसकी उपजाऊ बनी रहती है तब तक वहाँ पे खेती की जाती है और फिर वहाँ के उपजाऊ खत्म तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व यानी कि जिससे पोषण होता है पेड़ पौधों का, उसका अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी फिर से क्या हो जाता है, उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को फिर से जोत सकते हैं, यानी कि जब इसकी
उपजाऊपन फिर से अपने आप वापस आ जाती है, तब इसको जोते सकते हैं। इनका मुख्य आहार, अब उससे आगे की बात करते हैं। इनका मुख्य आहार क्या है? मनीयोग। ये वहाँ पे विशेष तरह के फल हैं जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। ये चींटियों का रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें किसे कहते हैं? वह फसल जिसको बेचने के बाद कैश हमें मिलता है, यानी कि जिसकी खरीद बिक्री की जाती है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलुका क्या होता है? मलुका में रहते हैं। मलुका बड़े अपार्टमेंट जैसे घर को मलुका कहते हैं, जिसकी छत क्या होती है? तीव्र ढाल वाली होती है। कुछ इस तरीके से छत जो है ना, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से छत होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से, यानी कि हाईवे बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को इस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। पौराणिक मतलब पुराने परंपरा के अनुसार ही खेती करते रहे। पुरानी परंपरा क्या थी? कर्तन और दहन प्रणाली, यानी कि एक जगह के जंगल को साफ करके वहाँ पे खेती किया, फिर उसके बाद वो जाना दूसरी जगह। विकास की गतिविधि, यानी कि विकास के लिए अलग अलग जो पेड़ पौधे काफ़ी सारे काटे गए, उससे जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। देखिए, शुरुआत में वर्षावन कुछ इस तरीके से दिखता था, जहाँ पे कि वृक्ष काफ़ी अधिक थे, घने थे। फिर उसके बाद वृक्षों की संख्या सिमट के हो गई इतनी, 1/4 लगभग, और फिर उसके बाद बाकी क्षेत्रों में खेती इत्यादि की जाने लगी। लेकिन आज के समय में ये इस तरीके से हो चुके, सिर्फ इतने ही भाग पे अब मतलब जंगल यानी कि वन बचा है। बाकी इसमें से कुछ ही अब क्षेत्रों में खेतीबाड़ी की जाती है, बाकी क्षेत्र बंजर है, यानी कि अनुपजाऊ भूमि है, क्योंकि यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको तो उसका बहाव हो गया, उसका कटाव हो गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम लोग जानेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।